लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए सुनते हैं वे कुछ अहम बयान जिनका पड़ता है देश दुनिया की घटनाओं पर असर। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की आबादी को 10-20 लाख कम करने के लिए बांग्लादेश के साथ लगे सभी चेकपोस्ट खोल देने चाहिए। दिलीप घोष ने कहा कि जो भी बांग्लादेश जाता है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए और वापस आने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अभी जनवरी दिसंबर 4 तारीख तक पश्चिम बंगाल में जितना भी डेथ होगा सब, और इसके लिए बोले SIR के लिए पूरा देश में SIR हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं, तो यहाँ तो एकदम महामारी आ गया है SIR को सुनकर। अब सब बीमारी देखिए 4 तारीख के बाद ठीक हो जाए। SIR को माहौल में हकीमपुर सीमा से बांग्लादेश लौटने की फिर मतदान से लेकर आधार कार्ड, बैंक की सुविधा लेकर लक्की भंडार सब कुछ मौजूद है, फिर भी क्यों भाग रहे हैं? मेरा तो कहना है कि BSF पूरा जितना बांग्लादेश के साथ हमारा चेक पोस्ट है खोल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। वन वे ट्रैफिक बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, तो उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने आरोप लगाया कि RSS और बीजेपी ने देश भर में लग्जरी ऑफिस बना लिए हैं। उन्होंने पूछा कि इतना पैसा कहां से आया। गहलोत ने कहा कि देश में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम जीत सकते हैं फाउल खेल करके। इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने, 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर। 300 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल के इतने ऑफिस बनते इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में पैसा कहाँ से आ गया, लूट लिया इन लोगों ने। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है देश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। और ये चाल चरित्र चेहरा इनका पूरा एक्सपोज हो गया देश के अंदर। वो ये लोग हैं, क्या इनके बारे में बात करें। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे? इलेक्टोरल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है CBI का, इनकम टैक्स का, ED का। 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड। और आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या CBI का, ED का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेल रहे देश के अंदर, खेल खेल रहे देश के अंदर। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो तो बोल सकता है नेता प्रतिपक्ष है, तो आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए कि SIR अभियान से BLOs पर दबाव इतना बढ़ गया है कि उनकी आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया। ये हो रहा है SIR, सब जगह से रिपोर्ट आ रही है, तो ये जरूरत नहीं इसकी। अब एक आत्महत्या हो गई, पूरे देश भर में 3 हो गई, 3 सुसाइड हो गई, राजस्थान में 3 हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी। मैं भी एक कह रहा हूँ ना, 1 हो गई। और सोशल मीडिया वाले 20 हो गए, वहाँ मर गए लोग। बंगाल के अंदर 20 लोग मर गए। अब 3 की बात कर रहा हूँ। अब क्या स्थिति बनी, क्यों मरे मुझे नहीं मालूम। मीडिया में जो आ रहा है कि बंगाल में 20 लोग मर चुके हैं, तो कहने का मतलब ये स्थिति क्यों बनी देश के अंदर? ये चुनाव आयोग की बेवकूफ़ी बनी है। ये कहते हुए संकोच नहीं होना चाहिए। क्या खास तबके को टारगेट करके लोगों के नाम? अभी तो जब पूरा हो जाए तो मालूम पड़ेगा ना। अभी तो डाउट यही है, जिस प्रकार उनका रवैया है, उसे लगता है कि इनकी नीति ठीक नहीं है, सरकार से मिली भगत से काम कर रहे हैं। वो लगता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के साथ में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों तक नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन फिर बीजेपी उन्हें हटा देगी। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। हरीश रावत ने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि पहले सहयोगी दल को सत्ता में रखो और फिर उसे कमजोर कर दो। ये तो रस्म अदायगी है। कुछ दिन नीतीश होंगे, कुछ दिन बाद नीतीश को हटा करके किनारे करके उनकी पार्टी को तोड़ करके भाजपा जो है बिहार पर राज करेगी। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है।
ठीक है, देखते हैं, बड़े वादे किए हैं, क्या क्या वादे पूरे करते हैं देखते हैं। हमारी नजर रहेगी, पूरे देश की कांग्रेस की नजर रहेगी उन पर। यूपी के बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने एक कंट्रोवर्शियल बयान देकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बलिया के कलेक्टर की इतनी हैसियत नहीं कि वो यहां वोट की चोरी कर सके। उन्होंने 2027 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी ईंट फेंकी उसे ईंट से जवाब दिया जाएगा। चले चाहे न चले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, एसआरआई की निगरानी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देश में भय के माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में मजहबी नैरेटिव को बढ़ावा देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजहब के नाम पर कट्टरता बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चरमपंथ की ओर जा रहे हैं, जो चिंता की बात है। जब हर तरफ से हमारे ऊपर शक की उंगली उठती है, जब हर तरफ से किसी और के करने के वजह से हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब चंद लोगों के किसी चीज में शामिल होने पे हर किसी को उसमें उसके लपेट में लाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहां से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो मैं कह रहा हूं वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता था मैं गाड़ी। एआईएम-आईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हुए आत्मघाती बम विस्फोट पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसलिए प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो ये तो सरकार जवाब देना है ना। दिल्ली में सिक्योरिटी पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो देश के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर जवाब देने का है। कैसे देखें इसे कि फरीदाबाद में जो पहले पकड़ा गया और उसके बाद ये मतलब ये हादसा हुआ है, तो इसको कैसे देखें कि कैसा देखेंगे? नहीं, आपको दिखा क्यों नहीं? इतना ये वीडियो खुद जो ये जो एक्यूज का वीडियो है, जो सुसाइड बॉम्बिंग अपनी गाड़ी से किया, ये तो 6-7 महीने पुराना है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र सजीब वाजेद जॉय ने भारत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सच्चा मित्र रहा है। संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर सजीब ने कहा कि इसके लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है, जबकि अभी बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार काम कर रही है। And so these laws were amended illegally. And then my mother was not allowed to hire her own defense attorneys. Her attorneys weren't even allowed into the courts. And you had the 17 judges terminated at the court before the trial, new judges appointed, some of whom who had absolutely no experience on the bench and were politically connected. So there was no due process whatsoever, and when there is such a case, extradition, no country is going to extradite when everything has been done illegally and without due process. So for extradition to happen, you have to have
अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे देश की वास्तविक स्थिति के पूरी तरह विपरीत है। इसमें जमीनी हकीकत, ऐतिहासिक शोध या कोई ठोस प्रमाण से जुड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा गया है वो वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों से बिल्कुल उलट है। फैक्चुअल लेवल पे इसका खंडन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज ग्राउंड रियलिटी है या जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसके अनुकूल हो। सारी चीज़ें उसके विपरीत बात हो रही हैं। जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसके खिलाफ बात ये रिपोर्ट कर रही है। और इसलिए मैं इस रिपोर्ट को, मुझे लगता है कि टोटली बायस्ड है और प्रेजुडिस्ड रिपोर्ट है। उन्होंने जितनी कानूनी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ज्ञानव्यापी की हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की हो, हर जगह जब एएसआई का सर्वे हुआ है तो एएसआई ने अपने सर्वे में भोजशाला का मैटर हो, अलग अलग केसेस में एएसआई ने अपने रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे एक पूर्व में एक भव्य मंदिर एग्जिस्ट करता था, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे अलग अलग जगह जहाँ पे इस समय एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चल रही थी। तो मुझे लगता है ये जो आज बात कह रहे हैं, ये रिपोर्ट जो बात कह रही है, ये टोटल फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है, एविडेंसेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है। जितने हमने एक फैक्चुअल बेसिस और जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं पिछले विगत 3 सालों में, उन सारे एविडेंसेस को इग्नोर किया गया है। आज जो भोजशाला में जो खंबे मिले हैं, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है, जो अलग अलग बातें एएसआई ने अपने रिपोर्ट में दावे से कही हैं कि यहाँ पे पूर्व में एक भव्य मंदिर एग्जिस्ट करता था, उसके जो फैक्ट फिगर साक्ष्य दिए हैं, जितनी फोटोग्राफ्स लगाई हैं, उन सारी चीज़ों को किसी को भी इस रिपोर्ट ने डिस्कस नहीं किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये रिपोर्ट टोटली बायस्ड है और एक पक्षी काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब अब्राहम समझौतों का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का स्पष्ट रास्ता सुनिश्चित होना चाहिए। प्रिंस ने कहा कि हम इजराइल के साथ सामान्य संबंध बनाना चाहते हैं। I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about 1 state, 2 state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर को देश की इकोनॉमी की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर सिर्फ टेक्सटाइल उद्योग के लिए नहीं, बल्कि गौरव के एक और कारण से विशेष बन गया है। यहाँ का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और अब तो कोयम्बटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.